परंतु आजकल इस आदर्श को हम भूलते जा रहे हैं और प्रेमचंद हमें यही सीख दे रहे हैं कि आदर्श मत भूलिए। ये आदर्श ही सही मायनों में भारतीय संस्कृति के परिचय है, परिचय के मोहताज है। आज भी आज के नौजवानों ने शादी तय करते समय अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। नौजवान लड़की की खूबसूरती को न देखते हुए उसके गुणों की सही मात्रों में पहचान करनी आवश्यक है। और जब तक उनके गुणों की पहचान करा के हम शादी नहीं बनाते, तब तक सही मायनों में हम अपना जीवन ठीक ढंग से जी नहीं सकते। और आजकल वही होता जा रहा है जिसकी चर्चा हमें बार बार करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि प्रेमचंद का लेखन, मैंने बताया था कि यथार्थ उन्मुख आदर्शवादी है और सही मायनों में है, क्योंकि प्रेमचंद अपनी कहानियों से वही सीख देते हैं जो समाज की सच्चाई है। यथार्थ यानी सच्चाई। समाज की सच्चाई क्या है वह कहानियों के जरिए बताना चाहते हैं और कहानी की कथा के माध्यम से हमारे आदर्श कैसे होने चाहिए उस आदर्श की भी परिकल्पना वे अपनी कहानियों के माध्यम से करते हैं। हम अपना जीवन जीते समय विपिन के कुछ गुणों को जरूर अपने जीवन में ढाल देंगे, लेकिन पहले कहानी में जो चर्चा सारी की है, विपिन का जो पहले स्त्री की तरफ या अपनी पत्नी की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण था वह बहुत गलत था। वह दृष्टिकोण हमें नहीं अपनाना है। इस कहानी को लेकर हमें विपिन का बाद में जो बदला हुआ दृष्टिकोण है वह दृष्टिकोण हमें हमारे जीवन में स्वीकृत करना है, उसका हमें स्वीकार करना है, वो हमें सीख लेना है और वैसा ही दृष्टिकोण हमारे जीवन में रखकर हमारा जीवन यापन करना है। परंतु आशा के गुण शुरू से अच्छे हैं। आशा में कोई बुराइयां इस कहानी में प्रेमचंद ने चित्रित नहीं की। आशा का कोई बुरा गुण इस कहानी में प्रेमचंद ने चित्रित नहीं किया है। इसका मतलब यही है कि भारतीय स्त्री की आदर्शवत बात जो है वो इस कहानी से प्रेमचंद हमारे सामने बताना चाहते हैं। यही है भारतीय स्त्री की पहचान। आज के ज़माने में हम एक बात जरूर सुनते हैं या देखते हैं, बच्चों की वट सावित्री की त्योहार में हर भारतीय स्त्री, उनका पति कैसा भी हो, चाहे शराबी हो, चाहे गुंडागर्दी करने वाला हो, चाहे और कुछ हो, परंतु लोकलाज के लिए क्यों न हो, वह आज भी वट सावित्री की पूजा करती है। परंतु मुझे लगता है कि ये कितना उचित है, कितना अनुचित है, ये आप जैसे छात्रों ने सोचना चाहिए, आप जैसे लड़कियों ने भी सोचना चाहिए और इसका अमल कितना लाना है अपने जीवन में वह भी हमें बिल्कुल तय करना है। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं बच्चों, परंतु उसके माध्यम से हम क्या सीख रहे हैं। असल में हम अपना जीवन यापन करते समय जिस पत्नी के साथ हम रहते हैं, क्या उस पत्नी के साथ हम सही ढंग से जीवन यापन कर रहे हैं, ये भी एक सोच ये कहानी हमें बताती है। और पत्नी ने भी ये सोचना चाहिए कि जब जो जीवन हम बिता रहे हैं, क्या सही मायनों में हम अपने पति के साथ सही रूप में अपना जीवन बिता रहे हैं। क्योंकि विज्ञान तंत्रज्ञान जैसा बदलता जा रहा है, भौतिकीकरण के और आधुनिकीकरण के इस युग में जीवन जीने के सारे तौर तरीके बदल रहे हैं बच्चों। और आज हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा की ये परंपरा क्यों आ गई, क्योंकि प्रकृति का नुकसान हम लोगों ने ही किया और इसका सबूत प्रकृति हमें दे रही है। उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ रहे हैं, परंतु आज भी हम उतने मायने में नहीं सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि स्त्री और पुरुष ये कहानी
हमें सोचने के लिए मजबूर कर देती है। हमारी सोच बदलती है। कैसा होना चाहिए भारतीय पुरुष, कैसी होनी चाहिए भारतीय स्त्री। राम और सीता के आदर्श इस भारतीय संस्कृति में है। रामायण को छात्रों आप सभी ने देखा होगा, कितना वनवास राम को भुगतना पड़ा है। राजमहल में रहने वाला एक राजकुमार, परंतु पिता की आज्ञा की खातिर 14 साल वनवास भुगतता है। आज के जमाने में ऐसा कोई राजकुमार या कोई बेटा होता तो कितने हम पिता की आज्ञा का पालन करते, मुझे नहीं पता। ये आप ही उस पर चर्चा कर सकते हैं, बच्चों सोच सकते हैं, परंतु ये हमारे आदर्श है। और सीता भी जो पत्नी के नाते अपने पति का साथ देती है। यहां जैसे आशा बीमारी में अपने पति का साथ देती है, वैसे वहां रामायण में भी सीता अपने पति का साथ देती है। और 14 साल न उनको वनवास हुआ है, परंतु अपने पति की सेवा के लिए 14 साल अपने पति के साथ जाते हैं। उसके साथ हमने रामायण में देखा है कि लक्ष्मण भी अपनी पत्नी को छोड़कर, उनकी पत्नी उर्मिला को छोड़कर अपने भाई की सेवा करने के लिए जाता है। आज ऐसा कौन सा भाई है जो अपनी पत्नी को त्याग कर अपने भाई की सेवा करने जाएगा। ये भी एक आदर्श है हमारी संस्कृति के, जो स्त्री और पुरुष जैसी कहानी हमें सोचने के लिए मजबूर कर देती है। परंतु रामायण के वे आदर्श और स्त्री और पुरुष कहानी में विपिन और आशा के माध्यम से बताए हुए आदर्श, इनका कई मेलजोल हम अगर लगाते हैं, मुझे लगता है उसको थोड़ा सा जोड़ लेते हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति में या संस्कृति को महान बनाने में जरूर हमारा कुछ दायित्व होगा, जरूर हमारा कुछ हिस्सा होगा। जैसे राम सेतु बनाने में कहा जाता है ना कि खरुताई ने भी अपना कुछ हिस्सा बांट लिया, मोल लिया, शायद उस प्रकार हम भी अपना कुछ हिस्सा भारतीय संस्कृति को आदर्श बनाने में इस कहानी की कथा को लेकर जरूर दे सकते हैं, या जरूर अपना कुछ योगदान इस कहानी को लेकर दे सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारी चर्चा हम इस कहानी को कर सकते हैं। 4-5 घंटे भी अगर इस कहानी पर हम चर्चा करते रहे तो मुझे लगता है कि बेहद चर्चा और बहुत बड़ी चर्चा हम कर सकते हैं, परंतु समय अभाव के कारण मुझे लगता है कि इस चर्चा को हमें यही रोक देना चाहिए। और भी कुछ आपके मन में इस कहानी को लेकर छात्रों शक होगा तो मुझे कभी भी आप कक्षा में या कक्षा के बाहर जहाँ भी आप मुझे मिलते हैं वहाँ मुझे प्रश्न करके या किसी पात्रों को लेकर आपके मन में कुछ दुविधाएं है, कुछ सोच है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि इस कहानी पर इतनी चर्चा बहुत है, उचित है, और ज़्यादा चर्चा भी न करना आवश्यक है, क्योंकि अन्य कहानियों की भी कथा वस्तु और उस पर चर्चा हमें लगातार करते रहना है। तो अन्य कहानियों पर भी कुछ सोच समझ कर हम जरूर आएंगे। मुझे लगता है कि आज की तासिका में इतनी सारी चर्चा हमने की है कि स्त्री और पुरुष कहानी का कथानक तो हमने परिचित किया है, परंतु इस कहानी की जो सबसे बड़ी सीख है भारतीय संस्कृति की महानता आशा के माध्यम से प्रेमचंद ने कैसी बताई है, ये महानता भी अगर हमने थोड़ी सी अपने दिमाग में डाल ली तो मुझे लगता है कि अपना जीवन यापन भी हमें नौकरी ना मिले शिक्षा लेने के पश्चात, परंतु स्त्री और पुरुष कहानी से मिली हुई सीख को लेकर भी हम अपना जीवन यापन करते हैं तो मुझे लगता है कि हम अपना जीवन आदर्शवत जरूर बना सकते हैं। आज की ताशिका में हम छात्रों यही रुकते हैं। तब तक मेरा नमस्कार। अगली ताशिका में हम और कई बातें, कई कहानियों को लेकर जरूर करेंगे। धन्यवाद।